30 अक्टूबर 1984 यह वही तारीख है जिस दिन इंदिरा गांधी ने खुद ही अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की एक चुनावी सभा थी। इस दिन दोपहर को इंदिरा गांधी ने जो चुनावी भाषण दिया था वह उनके सूचना सलाहकार शारदा प्रसाद ने तैयार किया था, लेकिन भाषण के बीच में ही उन्होंने लिखा हुआ भाषण पढ़ने के बजाय अपने मन की बातें बोलना शुरू कर दिया। इंदिरा ने कहा था, मैं आज हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ। मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या न रहूँ। देश की चिंता करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इससे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर। और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही मिल जाए और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। अपनी मौत के भविष्यवाणी वाला यह भाषण अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को सच साबित हुआ और उनके ही दो सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपने सर्विस वेपन से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आखिर क्यों भारत की इतनी लोकप्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई? आखिर क्यों इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दिया? क्यों सुरक्षा एजेंसियों के बताने के बाद भी कि इन सिख बॉडीगार्ड से खतरा है, इंदिरा गांधी ने इन्हें क्यों नहीं हटाया? और इंदिरा गांधी की मौत और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बीच क्या संबंध है? जानेंगे सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो इंदिरा गांधी की मौत की वजह था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के वजह से ही सिख कम्युनिटी के कुछ लोग इंदिरा गांधी से काफ़ी नफरत करने लगे और इसी कारण इनके सबसे भरोसेमंद सिख कम्युनिटी से आने वाले सुरक्षा कर्मियों ने इनकी हत्या कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 1 से 10 जून 1984 को अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया एक अभियान था। दरअसल पंजाब में काफ़ी लंबे समय से भारत से अलग एक नए देश खालिस्तान को बनाने की मांग उठ रही थी, जो सिखों का देश होगा, और इसी वजह से जनरल सिंह भिंडरवाले और उसके समर्थक अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को अपने कब्जे में ले लिया और खालिस्तान राष्ट्र की मांग करने लगे। वैसे तो खालिस्तान की मांग काफ़ी पहले से ही हो रही थी, लेकिन सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस गलती के लिए सरकार को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और हद तो तब हो गई जब साल 1981 में हिंदी अखबार पंजाब केसरी समूह के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई और इसके बाद 1983 में पंजाब के DIG अटवाल की स्वर्ण मंदिर में तब गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो माथा टेक कर बाहर जा रहे थे। खालिस्तान समर्थकों का इतना खौफ था कि हत्या के बाद अटवाल का शव करीब 2 घंटे तक वहीं पड़ा रहा। वहां भारी पुलिस बल था, लेकिन किसी की हिम्मत शव के पास जाने तक की नहीं हुई। पंजाब में बिगड़ते कानून व्यवस्था को देखते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने यहाँ की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पंजाब में अलगाववादी और भी ज़्यादा उग्र होने लगे और इंदिरा गांधी की सरकार को सीधे चुनौती दे दिया। जनरल सिंह भिंडरवाले के साथ अलगाववादियों ने स्वर्ण मंदिर में शरण ले लिया और अपने कब्जे में ले लिया और भारी मात्रा में हथियारों को इकट्ठा कर लिया। 1 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर से इन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। यह ऑपरेशन 8 जून तक चला। इसमें करीब 83 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 492 नागरिकों की मौत हुई थी। इस ऑपरेशन के दौरान पंजाब में आने जाने पर रोक लगा दिया गया। सभी पत्रकारों को बस से ले जाकर हरियाणा के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। गोलीबारी 3 से 4 जून को शुरू हुई थी। इसमें टैंक का भी इस्तेमाल हुआ था। इस ऑपरेशन में मौत के आंकड़े को लेकर आज भी विवाद है। सरकार ने जो मौत के आंकड़े बताए उससे ज्यादा लोग मारे गए थे।
और इस ऑपरेशन में अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर के अन्य हिस्सों को बड़ा नुकसान हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से खुफिया ब्यूरो को लगातार इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचे जाने की इनपुट मिल रहे थे। इसी के चलते राग के पूर्व प्रमुख को पीएम का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते में बेअंत सिंह जैसे सिख गार्डों को हटाकर दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने सोचा कि सिख गार्डों को हटाने से जनता के बीच उनकी सिख विरोधी छवि बनेगी, लिहाजा उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने सिख गार्डों को बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर के अन्य हिस्सों में बड़ा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से सिख धर्म के बहुत सारे लोग नाराज हो गए और इनमें इंदिरा गांधी के दो सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रची। और जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या करने का डेट निश्चित हुआ वह तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी का 31 अक्टूबर 1984 के दिन का कार्यक्रम निश्चित था। कब किससे मिलना है और किस कार्यक्रम में जाना है। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थीं। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर काला था। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को ब्रिटेन की राजकुमारी एन के साथ डिनर करने वाली थीं। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, सीरियल्स, संतरे का ताजा जूस और अंडे लिए थे। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे थे आर.के. धवन और उनसे भी पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इंदिरा गांधी अपने अधिकारियों से बातें करते हुए जब एक अकबर रोड को जोड़ने वाले गेट पर पहुंची, तभी अचानक वहां तैनात सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया और गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा जब तक कुछ समझ पाती उससे पहले ही बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनकी बगल, सीने और कमर में घुस गईं। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में उतार दी। अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत की चलाई गोलियां उनकी जांघ और पैर में लगीं और वो वहीं ढेर हो गए। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उनके छत बिछत शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। अकबर रोड से एक पुलिस अफसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि एक ऐसा शोर मच रहा है। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से गायब था। इतने में इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फातेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और सुरक्षा कर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फातेदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव चिल्लाते हुए भागते हुए आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हाल में कार के पीछे की सीट पर बैठ गईं। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वहां इंदिरा के रक्त ग्रुप ORH निगेटिव का पर्याप्त स्टॉक था, लेकिन इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा को कार से उतारने में 3 मिनट का समय लग गया। वहां पर एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिया वाला स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को इस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत फोन कर एम्स के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी सूचना दी।
मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर MS कपूर और डॉक्टर S बलराम पहुंचे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधियां दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, जो संकेत था कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंच सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर की सामान्य खून मात्रा का 5 गुना था। इंदिरा गांधी का इलाज करने वाले डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं, मुझे तो देखते ही लग गया था कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। उसके बाद हमने इसकी पुष्टि के लिए ECG किया। फिर मैंने वहां मौजूद स्वास्थ्य मंत्री सकरानंद से पूछा कि अब क्या करना है, क्या हम उन्हें मृत घोषित कर दें? उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि यह खबर जैसे ही जनता में फैलेगी कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख सिक्योरिटी गार्ड ने की है, तो लोगों में आक्रोश की लहर उठ जाएगी। कुछ ही समय बाद देश की कुछ न्यूज एजेंसी ने यह न्यूज लीक कर दी कि इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है, और इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। लोगों ने दिल्ली में रह रहे सिखों के नरसंहार का ऐसा दौर चालू किया कि इसमें 8000 से अधिक सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक तरफ देश में दंगे चल रहे थे और दूसरी तरफ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की अंतिम विदाई का कार्यक्रम। 3 नवंबर 1984 को दिल्ली में इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और इस तरह भारत ने अपनी आयरन लेडी इंदिरा गांधी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया।